नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र से हुई उद्धव सरकार की विदाई, बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, एकनाथ शिंदे ने संभाली मुख्यमंत्री की कमान, हुई ताजपोशी। औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदलने के उद्धव ठाकरे के फैसले से नाराज कांग्रेस, ओवैसी की पार्टी ने बताई घटिया राजनीति। गहलोत सरकार के रवैये पर उठे कई सवाल, कर रहे इस्तीफे की मांग। सर्वे में 77% लोगों ने गहलोत सरकार को कानून व्यवस्था कायम करने में बताया विफल। बीजेपी के खिलाफ जिहाद वाले बयान पर घिरी ममता बनर्जी, बीजेपी ने केंद्र से की सरकार को बर्खास्त करके 356 लगाने की मांग। लीक दस्तावेजों से किया चीन का पर्दाफाश, उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार की दमनकारी नीतियों का हुआ खुलासा। आज की सबसे पहली खबर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन पर। उद्धव सरकार की आज महाराष्ट्र से ऑफिशियली विदाई हो गई है। कल देर रात उद्धव सरकार के इस्तीफे देने के बाद बीजेपी ने सत्ता पर विराजमान होने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। आज शिंदे साहब मुंबई पहुंचे, फडणवीस से मुलाकात की और यह फैसला लिया गया कि आज ही शपथ ग्रहण का समारोह किया जाएगा, जो कि संपन्न हुआ और बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए उद्धव को पटक दिया। देवेंद्र फडणवीस के समर्थन के साथ शिंदे साहब ने सीएम पद की कमान संभाल ली है। डॉक्टर साहब, आज कितना बड़ा खेल खेला है बीजेपी ने? बहुत बड़ा खेल है ये तो। ऐसा खेल कि जिसमें उद्धव ठाकरे चारों खाने चित हो गए जी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उद्धव ठाकरे के पास अब कोई ऐसा वाण ही नहीं है कि जिससे वो देवेंद्र फडणवीस या फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला कर सकें, क्योंकि इस मास्टर स्ट्रोक से देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ने 3 बातें हासिल की हैं। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लग रहे थे कि सत्ता पाने के लिए सरकार को गिरवाया गया, हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा था, खरीद बिक्री चल रही थी जी। अब इस आरोप का कोई मायने मतलब नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो शिवसेना जो ओरिजिनल है, जो बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को मानती है, जो हिंदुत्व के राह पर चलने वाले लोग थे, उनको हमने सत्ता पे बिठाया है। एकनाथ शिंदे को, एक ऑटो ड्राइवर को आपने मुख्यमंत्री का पद देकर राजनीति का वो खेल किया है कि जिससे उद्धव ठाकरे बहुत परेशानी में होंगे। दूसरी चीज, सत्ता भी आई और पार्टी भी आ गया। साथ ही साथ जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे को तमाम शिव सैनिकों का समर्थन मिल रहा है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो खत्म हो गई। उद्धव ठाकरे को अब जीरो से, स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। आदित्य ठाकरे का क्या होगा? जब शिव सैनिक ही नहीं होंगे तो ये शिवसेना कैसे तैयार होगी? उससे भी बड़ी मुसीबत अभी आगे आने वाली है। वो ये कि बीएमसी के चुनाव जब होंगे, उद्धव ठाकरे किस मुंह से मुंबई की जनता से वोट मांगने जाएंगे। और अगर शिवसेना सत्ता सरकार, स्टेट की सरकार से तो गई ही गई, अगर बीएमसी से भी बेदखल हो जाती है तो उद्धव ठाकरे के पास राजनीति करने के लिए कुछ भी उनके हाथ नहीं बचेगा। जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे की आज सत्ता से विदाई हो गई है, लेकिन सत्ता से जाते जाते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक ऐसे फैसले पर मोहर लगा गए जिसने उनके महाविकास अघाड़ी के दोस्तों को नाराज कर दिया है और गुस्से में कैबिनेट मीटिंग बीच में ही छोड़कर चले गए। औरंगाबाद शहर का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की मंजूरी पर कांग्रेस काफी नाराज है। हालांकि यह फैसला भी उद्धव सरकार के काम नहीं आया और उनकी विदाई सत्ता से हो गई। ओवैसी की पार्टी ने भी कह दिया कि जैसे ही सत्ता जाने लगी तो जाते जाते उन्हें संभाजी महाराज की याद आ गई। डॉक्टर साहब, ठाकरे ने यह फैसला इतने आनन फानन में क्यों लिया है? भाई, फैसला तो वो आनन फानन में ही ले रहे हैं।
सूझबूझ से अगर फैसला लिए होते तो आज ये हालत नहीं होती शिवसेना की और उद्धव ठाकरे की। वो हड़बड़ाहट में, हड़बड़ में गड़बड़ डिसीजंस लेते हैं, ये उनका स्टाइल है। खैर, जाते जाते उन्होंने सही फैसला ले लिया। औरंगाबाद किस लिए? औरंगजेब के नाम पे महाराष्ट्र में शहर का नाम होगा? ये तो पहले ही कर देना था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो मंशा थी कि ये करके वो हिंदुत्व के अपने तगमे को बचा लेंगे, वो तो बच सका नहीं। वो इसलिए भी नहीं बच सका क्योंकि अब एकनाथ शिंदे इस कैबिनेट मीटिंग में, जिसमें उस्मानाबाद और औरंगाबाद के नाम बदले गए, उसमें एक और नाम बदला गया, वो नवी मुंबई के एयरपोर्ट का, जिसे डीबी पाटिल एयरपोर्ट रखा गया। एकनाथ शिंदे बहुत पहले से मांग कर रहे थे कि ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम पे रखा जाए इस एयरपोर्ट का नाम। तो ये दो फैसले तो लागू हो जाएंगे। नई सरकार आएगी, ये एयरपोर्ट का नाम जो है वो बदल दिया जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे के पास अब बचा क्या? कांग्रेस नाराज, एनसीपी नाराज, ओवैसी नाराज, सारे लोग नाराज हो गए और अपने तो पहले से ही नाराज चल रहे थे। तो सारी नाराजगी, सारी उसको कह सकते हैं कि इस पूरे राजनीतिक जो घटनाक्रम जो हुआ, उसका सारा मलबा वो शिवसेना के सिर पे आ गया, उद्धव ठाकरे के सिर पे आ गया। कैपिटल टीवी के जो दर्शक जो लगातार देखते हैं, उनको ये बात हम लोग पिछले 6 महीने से कहते आ रहे हैं कि जब से अनिल देशमुख का कांड सामने आया, कि जब से वो जेल गए, तब से इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कि इस सरकार में जितनी भी कमियां, जितनी भी गलतियां, जितना भी कूड़ा होगा, वो सब के सब उद्धव ठाकरे के सिर पे आएगा। और वही बात आज सच साबित हुई है। जी डॉक्टर साहब, सत्ता बचाने के लिए शिवसेना ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन सत्ता भी गई और दोस्त भी नाराज हो गए। लेकिन वहीं कांग्रेस की लुटिया महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में भी डूबती दिख रही है, क्योंकि कन्हैया लाल की हत्या के बाद गहलोत सरकार पर सवाल उठे, विरोध प्रदर्शन हुआ, गहलोत का इस्तीफे की मांग की गई। केंद्र से मांग हो रही है कि योगी जैसी कार्रवाई की जाए, तो गहलोत सरकार पीएम के सामने हाथ फैला रही है कि आप शांति की अपील करो। एक सर्वे में यह भी सामने आया कि गहलोत सरकार कानून व्यवस्था कायम करने में विफल साबित हुई है। डॉक्टर साहब, गहलोत सरकार इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? इतनी बड़ी घटना के बाद क्यों इस्तीफा नहीं दे रही है? देखिए, इस्तीफा तो पॉलिटिकल डिमांड होता है। दिक्कत यह है गहलोत साहब के पास कि आप कुछ चाह के भी नहीं कर सकते। जिस हिसाब से लगातार पिछले 4-5 महीने में कई सारी इस तरह की घटनाएं हुई, जिसमें पीएफआई का हाथ साफ साफ नजर आया। गहलोत सरकार ने कोई काम नहीं किया। हिंदुओं के ऊपर ही एफआईआर डाल दिए। जो मुस्लिम उपद्रवी थे उसको आपने पनाह दिया, उसको बचाने का आपने काम किया। गिरफ्तारी मास्टरमाइंड्स की कहीं नहीं हुई। कोई बुलडोजर नहीं चला। वो इसलिए नहीं चला क्योंकि पीएफआई मुस्लिम वोट बैंक की ज़रूरत गहलोत को नहीं, राहुल गांधी को है। क्योंकि वायनाड में 50% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है। अगर वहाँ मुसलमान नाराज हो गए तो अमेठी से तो विदाई हो ही गई, वायनाड से भी विदाई हो जाएगी। तो ये दबाव रहता है। सर्वे कम आकलन कर रहा है। उस सर्वे को मैंने देखा, 70% लोग नहीं, कहीं ज़्यादा संख्या में। और अगर चुनाव हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी हार का इतिहास बनाने जा रही है राजस्थान के अंदर। और लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, तो गहलोत साहब तो राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, उसके लिए 10 दिन दिल्ली में ही वो इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में लगे हुए थे। राज्य को आपने जिहादियों के हाथ छोड़ दिया और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए दिल्ली में ये मुख्यमंत्री जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हुआ नजर आ रहा था। तो बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है। जिस हिसाब से जो जघन्य अपराध हुआ है, जिहादियों ने, इस्लामिस्टों ने जिस हिसाब से कन्हैया लाल की दुर्दांत हत्या की है, उसके लिए तो कड़ी कार्रवाई चाहिए ही चाहिए। और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आर्टिकल 356 लगाने का भी सोच केंद्र सरकार को
उसके लिए मन बना लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, गहलोत सरकार पर केंद्र सख्त है और यही सख्ती अब केंद्र को बंगाल में भी दिखानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान और बंगाल में हिंसाओं का मॉडल एक ही है। राज्य सरकारों से अपने राज्य संभलते नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 21 जुलाई की शहीद सभा से बीजेपी के खिलाफ जिहाद करने का ऐलान किया था, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर 356 लगाने की बात कही है। राज्यपाल ने बयान को चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। डॉक्टर साहब, 356 लगेगा ममता सरकार की नीतियों को रोकने के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी यहीं पे चूक जाते हैं, अमित शाह यहीं पे चूक जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बंगाल में बिल्कुल ही खराब है। चुनाव के तुरंत बाद जिस हिसाब से हिंसा भड़की वहां पे, जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ एक स्वर में चारों तरफ हिंसा की वारदात, घर में जलाया गया, लोगों को पिटाई की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा। आपने हिंदुओं को मरने छोड़ दिया। वो बिल्कुल असहाय महसूस करने लगे। कोई बड़ा लीडर बंगाल जाकर के अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आंसू पोंछने तक नहीं गया। तो राजनीति में दो चीज़ें एक साथ नहीं चलती है। एक कि आप एक बहुत ही इमेज आप बना लें कि नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल जो है डेमोक्रेटिक इथॉस के खिलाफ है, किसी चुनी हुई सरकार को कैसे आप हटा सकते हैं, तो आप इमेज बना लें, या फिर हिंदुस्तान की जनता की जान माल की रक्षा कर लें। जान माल की रक्षा नहीं हुई, वहाँ हिंदुओं के ऊपर वहाँ पे अत्याचार होता रहा और केंद्र सरकार अपने इस फॉल्स इमेज में फंसी रह गई। सवाल तो बहुत ही सिंपल सा है, भाई किसके सामने इमेज बनाना है? वेस्टर्न मीडिया के सामने, इस लेफ्ट लिबरल कबाल के सामने, इन दलाल पत्रकारों के सामने, जो आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तब भी वो गालियां देते हैं, जब भी आप कोई कुछ नई योजना को लेकर के आते हैं, ये तमाम लोग, तो उनकी नज़रों में इमेज बनाना ना बनाना मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेकार है। लेकिन बंगाल की स्थिति बहुत ही चिंताजनक तब से है जब से चुनाव के नतीजे आए हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात चीन की कर लेते हैं। चीन का असली चेहरा एक बार फिर सामने आया है। चीन के लीक दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि चीनी सरकार किस तरह से उइगरों के खिलाफ नरसंहार की योजना बनाती है। एक भाषण में कहा गया है कि चीनी सरकार उइगरों को गिरफ्तार कर अपराधों पर नकेल कसना नहीं, बल्कि उइगरों को खत्म करना चाहती है। उइगर मुस्लिमों को लेकर चीनी सरकार की गुप्त योजना से अब पर्दा उठ चुका है। डॉक्टर साहब, चीन क्या वाकई उइगरों को जड़ से खत्म करना चाहता है और उसका रीजन क्या है? चीन में कम्युनिस्टों की सरकार है। वो धर्म में विश्वास नहीं करते, वो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं। और जो उइगर मुस्लिम है, जिंगजियांग प्रोविंस में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ पे कट्टरता का इसको कह सकते कि एलिमेंट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वहाँ पे वहाबी एलिमेंट्स वहाँ पे काम करते हैं, इसमें भी कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से चीन उन पे कंट्रोल करता है, डिटेंशन कैंप बना करके तमाम मौलवी मौलानाओं को पकड़ के, ज़्यादा जो लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं उनको उन डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया जाता है। जो इस्लाम के मुताबिक जो चीज़ वर्जित है, मतलब जो चीज़ हराम है, जैसे शराब, जैसे पोर्क, उन्हें सर्व किया जाता है, ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, और वो भी रमज़ान के पाक महीने में। लेकिन देखिए, कोई मुस्लिम वर्ल्ड चीन के पैसे, उसके रसूख के सामने बोलने की हिम्मत तक नहीं करता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो अभी नहीं रहे, इमरान खान, उनसे बार बार पूछा जाता था कि उइगर मुस्लिम की स्थिति बहुत ही ख़राब है, वो बोलते थे हमें नहीं मालूम। उइगर मुस्लिम की जो समस्या है, जिस तरीके से वहाँ पे एलिमिनेट किया जा रहा है, वामपंथी जहाँ भी होते हैं, इस तरह के पॉपुलेशन, इस तरह के आइडेंटिटीज़ को वो मिटाने का काम करते हैं। यूएसएसआर एक उसका एग्जाम्पल है। जब 1919 में एक सर्वे किया गया तो मालूम चला कि पूरे यूएसएसआर में 303 के आसपास अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, और 75 साल के बाद जब
सर्वे फिर से किया जाता है तो मालूम चलता है कि ये 303 में से करीब 250 से ज़्यादा जो एथनिक ग्रुप है उसको वामपंथी सरकार ने एलिमिनेट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, वो विलुप्त हो गए, गायब हो गए। उसी तरीके से चीन वीगर मुस्लिम्स को खत्म करना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हिंदुस्तान में बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन हैं जैसे PFI, हाल में भी जो रेड हुआ था उससे क्या लिंक समझ में आ रहा है? वो लिंक ये समझ में आ रहा है कि चीन के पैसे पे यह हिंदुस्तान के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। मतलब ये कि चीन अपने मुल्क में मुसलमानों को ख़त्म करने पे तुला हुआ है और वहीं हिंदुस्तान के दलाल किस्म के मुसलमान चीनी पैसे पे हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।